हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम सेल साइकिल एंड डिवीजन को सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर ये चैप्टर तुमने एक बार भी पढ़े हो सो ये सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा रिवीजन के लिए। अगर तुमने नहीं भी पढ़े हो फिर भी तुम्हें पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक भी टॉपिक मैं ऐसे नहीं है मैं छोड़ूंगी, सारे टॉपिक कवर करूंगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सेल साइकिल होता क्या है। सो सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। मतलब क्या है, जो सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेट करते हैं, देन क्या करते हैं सिंथेसाइज करते हैं अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, एंड देन क्या होते हैं दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। सो ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। The sequence of events by which the cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell. So इसको हम बोलते हैं क्या, सेल साइकिल। मतलब एक फेज है जहाँ पे ये सारी प्रोसेस हो रही है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सेल साइकिल। अब क्या है, अब सेल डिवाइड क्यों करते हैं, मतलब सेल जो है कोई भी काम अगर हम करते हैं सो कोई ना कोई रीजन होता है। सो सेल भी ऐसे सेल साइकिल में जा रहे हैं, सेल डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल को ग्रोथ करने के लिए एंड डेवलपमेंट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन है सेल की डिवीजन का। सबसे फास्ट पहला रीजन है ग्रोथ, देन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन क्या रीजन है, जो जहाँ पे हमारा कोई कट लग जाता है, मतलब क्या करते हैं ओल्ड एंड डैमेज टिश्यू का वो रिपेयर करते हैं। जैसे हमारा अगर कोई कट लग जाता है तो वो क्या होते हैं कुछ दिन बाद वो फिर से ठीक हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है, सेल जो है वो ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन क्या सेल डिवाइड करते हैं। और क्या होते हैं गैमेट्स की फॉर्मेशन करने के लिए सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या सेल क्यों डिवाइड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। दैट इज जो सेल साइकिल का जो इवेंट है इसको हम दो फेज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं क्या इंटरफेस एंड एक है क्या एम फेज। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, एक होते हैं क्या इंटरफेस एंड एक होते हैं एम फेज। अब जो इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इंटरफेस में होते हैं क्या G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। एंड जो एम फेज होता है यहाँ पे होता है क्या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सबसे पहले हम इंटरफेस के बारे में देखते हैं। ये जो इंटरफेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं। मतलब क्या है, यहाँ सेल खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं डिवीजन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एग्जाम है, जैसे कि बोर्ड का एग्जाम हो गया या नीट की एग्जाम। अब जब नीट का जो एग्जाम होता है वो 3 आवर्स का होता है, बट उसके लिए हम जब प्रिपेयर करते हैं तो पूरा साल भर करते हैं। मतलब को क्या होते हैं, यहाँ भी सेम चीज हो रहे हैं। मतलब जो इंटरफेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रिपरेटरी फेज होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्या प्रिपरेटरी फेज। एंड यहाँ पे क्या करते हैं सेल का जो है डिवाइड नहीं करते, सेल खुद को प्रिपेयर करते हैं। एंड ये क्या होता है नॉन डिवाइडिंग फेज, मतलब खुद को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड ये क्या होते हैं, ये लॉन्गेस्ट फेज होते हैं। मतलब हम जब एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं सो वो जो पीरियड होता है वो कितना लॉन्ग होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा नीट के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कितने साल मेहनत कर रहे हैं, 11-12, 1-2 साल या उससे भी ज्यादा। सो ये क्या हो गया, ये प्रिपरेटरी फेज जो होते हैं वो हमेशा लॉन्ग होते हैं। और जब नीट का एग्जाम हो गया वो क्या होते हैं, वो 3 घंटे में खत्म हो जाते हैं। मतलब इसका जो टाइम स्पैन है ये बहुत ही कम होते हैं। सो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे होते हैं, जैसे इंटरफेस हो गया एंड एम फेज हो गया। एम फेज का ड्यूरेशन इसलिए बहुत कम होते हैं एंड इंटरफेस का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब इंटरफेस में क्या क्या होते हैं, सबसे पहला आते हैं क्या G1 फेज। अब G1 फेज में क्या होते हैं, यहाँ पे सेल क्या करते हैं कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। मतलब सेल का कंटिन्यूअसली ग्रो होते हैं और क्या करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। एंड ये क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा वेरिएबल होते हैं ड्यूरेशन के बेसिस पे। मतलब इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि जो सेल है, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कैसा रहेगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, G1 फेज के ऊपर। मतलब समझो ये एग्जाम्पल मैंने डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बट यहाँ बस ऐसे ये वन शॉट है इसलिए मैं ऐसे ही बस बता रही हूँ। याद रखना
कि यहाँ पे क्या होते हैं G1 फेज में ये सबसे ज्यादा वेरिएबल होते हैं, मतलब इसके बेसिस पे सेल कितने, मतलब सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब एक सेल जो है 1 घंटे में डिवाइड करेगा क्या उससे कम, मतलब 30 मिनट में डिवाइड करेगा, ये डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर, G1 फेज के ऊपर। सो ये हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन होता है। देन क्या होगा, देन आएगा क्या, G1 फेज के बाद आता है एस फेज। एंड एस फेज क्या होते हैं, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब रेप्लिकेशन मतलब क्या होते हैं, किसी चीज का रेप्लिका बनना। मतलब देखो यहाँ पे एक थ्रेड है, अब इससे क्या होगा, अब अगर इसका ही सेम अगर रेप्लिकेशन होगा तो इसका भी सिमिलरली ऐसे बन जाएंगे। सो इसको हम बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन। यहाँ इस पिक्चर में डिटेल में समझ में आएगा। सो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। एंड ये सब चीजें जो भी हो रहे हैं, ये सब काम में कहाँ पे आएगा, एम फेज में सारी चीजें काम में आएगा। सो यहाँ पे ये हो रहे हैं। एंड क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस फेज में याद रखना कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इस फेज में क्या होते हैं, जो डीएनए होते हैं, पार्ट सेल का जो डीएनए होते हैं वो डबल होते हैं, बट जो क्रोमोसोम का नंबर है उसका चेंज नहीं होता। अब इसको इस डायग्राम में समझो। जैसे मान लो ये एक सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये एक क्रोमोसोम है एंड ये एक क्रोमोसोम है। अब मैंने क्या बोला कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए का जो पार्ट, मतलब एक सेल में जो डीएनए का कंटेंट होता है वो डबल होता है। सो ऐसे मान लो कि ये डीएनए है। अब डीएनए मतलब ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये डीएनए हो गया। अब जब इस फेज के, मतलब इस फेज में क्या होगा, ये जो थ्रेड है, ये जो डीएनए का थ्रेड है, ये रेप्लिकेट होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा। मतलब यहाँ एक है एंड यहाँ क्या होगा, यहाँ दो बन जाएगा। एंड सिमिलरली इसके केस में भी क्या है, यहाँ पे एक थ्रेड है एंड जब यहाँ पे जाएगा तो इसका और एक थ्रेड बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो डीएनए का जो कंटेंट है, अगर यहाँ पे 2C है, सो यहाँ पे कितना हो रहे हैं, 4C हो रहे हैं। सो यहाँ पे देखो कितना है, एक ये है और एक ये है, मतलब 2 है। सो 2C से रिप्रेजेंट करते हैं हम। एंड बाद में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 4 बन रहे हैं। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4C से। सो सिमिलरली ऐसे अब अगर क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे देखोगे, सो वहां पे क्या होगा, जैसे देखो यहाँ एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे डीएनए का कंटेंट बढ़ रहे हैं, बट क्रोमोसोम तो एक ही है ना, क्योंकि क्या है, देखो बीच में क्या है, बीच में क्या है, हमारा सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर कितना है, एक है। एंड ये जो एक है, ये क्या है, दोनों दोनों जो बन रहे हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सिस्टर क्रोमैटिड्स है, बट क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम तो एक ही है। यहाँ भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम यहाँ भी 2 है एंड यहाँ भी 2 है। इसलिए जो क्रोमोसोम का जो नंबर है ये नहीं बढ़ रहा है। मतलब डीएनए का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बट क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सिमिलर है। सो ये हमने देख लिया एस फेज के बारे में। G1 फेज देख लिया, एस फेज देख लिया। अब क्या आएगा, अब आएगा क्या, G2 फेज। सो G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में सेल जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। एंड यहाँ जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो कौन सा है, वो है टिब्यूलिन प्रोटीन। जैसे एस फेज में क्या था, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा था, बट यहाँ पे G2 फेज में क्या होगा, टिब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्यों होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए। अब देखो ये जो भी, जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटरफेस में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, वो प्रिपरेटरी फेज है एंड एम फेज को सपोर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहे हैं। सो ये कहाँ पे काम आएगा, ये एम फेज में जाके काम आएगा। मतलब वहां पे जो है बहुत सारी चीजें होगी, मतलब स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होंगे, फिर वो काइनेटोकोर में अटैच होगा जो हम देखेंगे। सो इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, सेल खुद को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ये हमने देख लिया क्या, इंटरफेस। सो इंटरफेस में क्या क्या आते हैं, G1 फेज आते हैं, देन एस फेज आते हैं, देन G2 फेज आते हैं। अब नेक्स्ट इज हमारा क्या, एम फेज। एम फेज या माइटोटिक फेज को हम बोलते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन।
सो इसका रीज़न क्या है मतलब इसका जो क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए का जो कंटेंट है, ये डॉटर सेल में जितना है एंड पेरेंट सेल में जितना प्रेज़ेंट है, वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे देखो ये जो सेल है, ये सेल जब डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले कहाँ पे गए? G1 फेज़, देन S फेज़, देन G2 फेज़ में गया, देन माइटोटिक फेज़ में आया। अब माइटोटिक फेज़ में जब आएगा तो 2 में डिवाइड करेगा, मतलब 2 डॉटर सेल बनेंगे। सो यहाँ जो क्रोमोसोम का कंटेंट अगर मान लो यहाँ पे 12 है, और यहाँ जो डॉटर सेल में भी जो क्रोमोसोम नंबर या डीएनए का कंटेंट होगा ये सेम रहेगा, मतलब 12 ही रहेगा। सो दैट इज द रीजन इसको हम बोलते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन। एंड इक्वेशनल डिवीजन जब प्लांट में होते हैं, प्लांट में माइटोसिस जो होते हैं, माइटोसिस का जो प्रोसेस होते हैं, ये बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल दोनों में होते हैं प्लांट सेल के केस में। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या होते हैं, सिर्फ डिप्लॉइड, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही क्या होते हैं, माइटोसिस होते हैं, जिसका एक एक्सेप्शन भी है जो है हानिवी। ये भी याद रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो सेल साइकिल एग्जिट कर जाते हैं एंड एक रेस्टिंग स्टेज में एंटर करते हैं। सो इस फेज को बोलते हैं क्या? जी नॉट फेज। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं कुछ सेल्स जो है, सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर अ रेस्टिंग स्टेज। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट डिवाइड नहीं करते। एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? नर्व सेल है एंड क्या है? हार्ट मसल सेल है। सो ये हमने पढ़ लिया क्या? जी नॉट फेज के बारे में। फेज में क्या होते हैं? इम फेज में 2 फेजेस मेनली आते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब क्या है? कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। बायो में हर टर्म में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे देखो कैरियोकाइनेसिस कहाँ से आते हैं? कैरियन एंड काइनेसिस। कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब क्या होते हैं? यहाँ पे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है इसको हम 4 फेज में क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। मतलब कैरियोकाइनेसिस को हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन जब कंप्लीट हो जाता है, देन क्या होते हैं? देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब क्या? साइटोप्लाज्म। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, कैरियोकाइनेसिस में ये फेज आते हैं, देन क्या होते हैं? देन साइटोकाइनेसिस होता है। एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होते हैं? सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाते हैं, देन क्या होता है? सेल का डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या? एम फेज के बारे में। सो एम फेज में जैसे कि बताया, सबसे पहला कौन सा स्टेज आते हैं? प्रोफेज। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि प्रोफेज में सबसे पहला जो इवेंट है वो क्या होते हैं, जैसे क्रोमोसोम जब स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि क्रोमैटिन। सो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये रहा क्या? क्रोमैटिन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। इसका क्या होते हैं? इसका कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन होके क्या होता है? क्रोमोसोम बनते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जहाँ पे मतलब ये जो है ये इसका एक स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब बीच में जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है एंड जो है क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। सो ये एक स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि क्रोमैटिन का जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम में, सो ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये प्रोफेज में स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहला जो काम है क्या होता है? क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम में। अब जितना जितना टाइम बढ़ता जाता है, सो ये जो क्रोमोसोम है ये क्या होता है? ये छोटा और मोटा बनते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो ये साइज में छोटा है एंड क्या है? थिक होते जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है? थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होती है, बाद में जाके पूरा बन जाते हैं। प्रोफेज में क्या होते हैं? प्रोफेज में इसका जो है इसका स्टार्ट होता है। सो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज क्या होगा? जो प्रोफेज में क्या होते हैं? जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्रोमैटिन है एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो एस फेज में ऑलरेडी हो चुका था। अब हम एम फेज में एंटर कर चुके हैं। सो ये जो डुप्लीकेट हुआ था वहां पे एस फेज में जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था, ये अब क्या करेंगे? यहाँ पे ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और क्या है यहाँ पे? इनिशियली क्या होगा? इनिशियली ये जो सेंट्रियोल है यहाँ पे जो ऐसे स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं क्या? एस्टर्स। अब ये बाद में क्या होगा? बाद में इसका स्ट्रक्चर जब बड़ा हो जाएंगे, सो ये बन जाएगा क्या? स्पिंडल फाइबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये हो गया क्या? स्पिंडल फाइबर। देन क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे लिखा भी मैंने कि डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। मतलब ये जो है ये ऑपोजिट पोल की ओर मूव
करने लगेंगे। सो ये हो गया क्या अर्ली प्रोफेज एंड ये हो गया क्या लेट प्रोफेज। मतलब इनिशियली क्या था, ऐसे बीच में प्रेजेंट था, देन थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल है ये ऑपोजिट की ओर मूव करने लगेंगे एंड धीरे धीरे क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली क्या था, न्यूक्लियस पूरा प्रेजेंट था, देन बाद में जब लेट प्रोफेज आएगा सो वहां पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है क्या प्रोफेज। नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। सो मेटाफेज में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, वो कंप्लीट डिसअपियर या डिसइंटीग्रेशन हो जाता है कहाँ पे, मेटाफेज में। एंड क्या होते हैं यहाँ, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हुए थे एंड जो सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ था, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। एंड क्या होते हैं यहाँ पे, जो ये जो क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट था, ये फिर क्या होते हैं यहाँ पे बीच में एक इक्वेटोरियल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेटाफेजिक प्लेट। सो जो क्रोमोसोम होते हैं वो फिर क्या होते हैं, बीच में पहुंच जाते हैं एंड जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। अब ये काइनेटोकोर क्या होते हैं, काइनेटोकोर क्या होते हैं, ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं कि काइनेटोकोर। सो एक क्रोमोसोम में दो काइनेटोकोर प्रेजेंट रहते हैं, एक यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर जाते हैं यहाँ पे अटैच हो जाते हैं एंड ऊपर से जो स्पिंडल फाइबर है ये यहाँ पे अटैच होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है एंड क्या है, यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है एंड दो काइनेटोकोर प्रेजेंट है एंड ये जहाँ पे ये अलाइन हो रहे हैं बीच में, इसको हम बोलते हैं क्या, मेटाफिजिक प्लेट, जो कि इक्वेटोरियल रीजन होते हैं। एंड ये जो फेज होते हैं, ये जो मेटाफिजिक फेज होते हैं, ये सबसे बेस्ट फेज होते हैं इसका सेल का मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल का नंबर एंड साइज जो है वो क्लियरली विजिबल होते हैं। सो ये जो है ये होते हैं क्या, बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट जो फेज आते हैं वो क्या होते हैं, वो आते हैं क्या, एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होते हैं, जैसे देखो मेटाफेज में क्या था, बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट था। अब एनाफेज में जब एंटर करेगा तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेज क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट करेगा। मतलब क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो प्रेजेंट था वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड जो है एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट था, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर अलग हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होंगे, जिस जो एंड यहाँ पे क्या होगा, फिर ये दोनों जो क्रोमैटिड मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लगेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये ऊपर जा रहे हैं एंड ये नीचे की ओर आ रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, सेंट्रोमियर का डिवाइड करेगा एंड स्प्लिट करेगा। देन क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट करेंगे एंड ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। एंड जब ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लगेंगे तो क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बीच में प्रेजेंट था, मतलब ये जब ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये ऑटोमेटिकली इसका जो साइज है ये शॉर्टन होते लगे हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्टन होता है, मतलब वो छोटा होते जाते हैं। मतलब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये छोटा हो रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। एंड जो ये जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स है, ये मतलब ये क्या होगा, ये डॉटर क्रोमोसोम होगा। मतलब फ्यूचर जब डॉटर न्यूक्लियाई के लिए ये क्रोमैटिड क्या है, डॉटर क्रोमोसोम हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, एनाफेज। अब नेक्स्ट जो होते हैं वो क्या आते हैं, नेक्स्ट इज टेलोफेज। एंड टेलोफेज क्या होते हैं, टेलोफेज लास्ट फेज होते हैं कैरियोकाइनेसिस का। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स था वो ऑपोजिट पोल की ओर पहुंच गए, मतलब यहाँ पहुंचना स्टार्ट हुआ था, बट टेलोफेज आते आते क्या होगा, ये पूरा ऑपोजिट पोल की ओर पहुंच गए। देन यहाँ पे क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड गोल्गी है वो फिर से रीअपियर होना स्टार्ट होते हैं। जैसे प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था, देन क्या हुआ था, पूरा डिसअपियर हो गया था। अब जब टेलोफेज आया तो क्या हुआ, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो था वो फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हुआ। सो एंड क्या होगा, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे बन रहे थे, जो बीच में अटैच हुए, सो ये क्या होगा, जब क्रोमैटिड जो ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लगे, सो जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या हो गए, वो मतलब साइमल्टेनियसली डिसअपियर हो गए। देन क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो डिकंडेंस हो गए एंड इसका जो आइडेंटिटी है वो लॉस कर दिए। सो यहाँ पे ये हो गया क्या, अर्ली टेलोफेज एंड ये हो गया क्या, लेट टेलोफेज।
सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, हमारा पूरा कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब जो साइटोकाइनेसिस जो होते हैं, ये एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है एंड प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है। सो एनिमल सेल के केस में क्या होगा, एनिमल सेल में होगा क्या, फारो फॉर्मेशन। फारो फॉर्मेशन मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो ये जो प्रेजेंट था, यहाँ पे मतलब अपोजिट पोल पे क्या था, क्रोमैटिड प्रेजेंट है। सो ये क्या होगा, ये बीच में ऐसे फारो फॉर्म करते रहेंगे एंड ये फारो क्या होगा, ये डिपेंड होते रहेंगे, मतलब ये क्या होगा, ये अंदर की ओर मूवमेंट करेंगे एंड ये यहाँ पे अगले वाले डायग्राम में मैंने दिखाया कि ये एकदम बीच में आ जाएंगे एंड ये इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब ये अलग हो गया, जैसे यहाँ पे दिखा, ये अलग हो गया एंड ये अलग हो गया। मतलब यहाँ क्या हो रहे हैं, ये जो फारो का जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहे हैं, बीच की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब अंदर की ओर आ रहे हैं एंड दैट इज द रीजन इसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनिमल सेल में जो फारो की फॉर्मेशन होते हैं, इसको ये कैसे होते हैं, सेंट्रीपिटल मूवमेंट होते हैं। मतलब जो फारो का फॉर्मेशन का मूवमेंट क्या है, सेंट्रीपिटल है, मतलब अंदर की ओर मूव कर रहे हैं। एंड क्या है, एंड प्लांट सेल के केस में क्या होगा, प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल में क्या था, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, वहां पे कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था। मतलब अब सेल मेम्ब्रेन भी उतना टफ, उतना रिजिड नहीं होता है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि एक हार्ड एंड रिजिड सब्सटेंस है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीच में फ्रैग्मोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता रहेगा एंड ये क्या करेगा, ये बाहर की ओर मूवमेंट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि फ्रैग्मोब्लास्ट का जो फॉर्मेशन होगा, ये सेंटर में फॉर्म होगा एंड ये मूव टुवर्ड्स द पेरीफेरी। मतलब जैसे एनिमल सेल के में क्या हो रहा था, फारो का फॉर्मेशन अंदर की ओर मूवमेंट कर रहे थे एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर में फॉर्मेशन हो रहा है फ्रैग्मोब्लास्ट का एंड ये बाहर में जा रहे हैं, मतलब बाहर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। सो क्या हो रहा है, पेरीफेरी की ओर मूवमेंट कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन इसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीपिटल है एंड ये सेंट्रीफ्यूगल है। एंड क्या होगा, ये अलग हो गए, मतलब ये डिवाइड कर दिए, ये डिवाइड कर दिए, मतलब ये अलग हो गया एंड ये अलग हो गया। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया क्या, साइटोकाइनेसिस। सो माइटोटिक डिवीजन हो गया। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। सो ये क्या करते हैं, मेंटेन द जेनेटिक स्टेबिलिटी। एंड क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करते हैं। जैसे G1 फेज में क्या हुआ था, सेल जब सेल मतलब इसका जो साइज है ग्रो कर गए थे एंड जब माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो है वो ये क्या करते हैं, मेंटेन किया। सो ये हमने देख लिया क्या, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, माइटोसिस। एंड मैं अब स्क्रीन से हट रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब ये रिवाइज करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही आसानी होगा। सो मैं हट रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मियोसिस। सो मियोसिस में क्या होते हैं, मियोसिस को हम बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन। जैसे माइटोसिस को हमने क्या बोला था, माइटोसिस था इक्वेशनल डिवीजन। दैट मीन्स जो पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर था एंड जो डॉटर सेल का था वो बिल्कुल सेम था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होगा डॉटर सेल में वो आधा हो जाएगा। वही लिखा मैंने कि यहाँ पे जो इसका रीजन क्या है, रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा हो जाते हैं। एंड ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है। कब होता है, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तब ये मियोसिस की प्रोसेस होती है। एंड क्या होते हैं, ये जो मियोसिस की जो प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। क्या क्या है, एक होते हैं मियोसिस 1 एंड एक होते हैं क्या, मियोसिस 2। अब देखो, अब सेल जब डिवाइड करते हैं, मतलब सेल जब सेल साइकिल के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, G1 फेज। सो जब G1 मतलब एक पेरेंट सेल था वो सबसे पहले G1 फेज में गया, देन एस फेज आया, देन G2 फेज आया, देन यहाँ से क्या आएगा, देन यहाँ से मियोसिस 1 स्टार्ट हुई। अब मियोसिस 1 का भी 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, देन होगा साइटोकाइनेसिस। इसको ये मियोसिस 1 के अंदर आते हैं, सो इसलिए कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1 होते हैं। देन क्या होगा, जब सेल इतने सारे काम करेंगे, मतलब पहले G1 फेज, देन एस फेज, देन G2 फेज, देन मियोसिस 1 कंप्लीट किया, देन क्या होगा, इतने सारे काम करते करते सेल भी थक गए होंगे, तो सेल क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेंगे, देन फिर अपना काम फिर से स्टार्ट करेंगे। सो जो रेस्टिंग जो फेज होते हैं, जब सेल रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं,
उस फेज को हम बोलते हैं क्या इंटरकाइनेसिस। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि मियोसिस 1 के बाद सेल थोड़ी देर रेस्ट करेंगे जिसको बोलते हैं क्या इंटरकाइनेसिस। देन सेल इंटर करते हैं मियोसिस 2 में। वही सेम चीज अब मियोसिस 2 में भी होते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब हम मियोसिस 1 को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहे थे मियोसिस 1 में, कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। ये भी 4 स्टेजेस में होते हैं, क्या क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। सो जो प्रोफेज 1 जो स्टेप होते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है प्रोफेज 1। ये सबसे लंबा एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, मतलब मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। एंड यहाँ पे क्या क्या होगा, ये जो प्रोफेज 1 है इसको हम क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे, मतलब क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे 5 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। क्या क्या है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। सो लेप्टोटिन में क्या होगा, सबसे पहले जो क्रोमोसोम रहेगा वो ग्रेजुअली माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होगा, मतलब ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं। देन क्या होगा, क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब क्या था, क्या होगा, जैसे इस फेज के बाद जब आया यहाँ पे प्रोफेज 1 में आया तो क्रोमोसोम का क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा। वो कॉम्पैक्शन जो हो रहा था वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो यही मैंने लिखा कि क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन चलता रहेगा। देन जो स्टेज आएगा वो क्या है, जाइगोटिन। सो जाइगोटिन में क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। जब 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो यहाँ पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम था। सो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये पास आने लगेंगे। इनिशियली क्या था, उतना पास नहीं था। अब क्या करेंगे, ये दोनों पेयरिंग करेंगे, मतलब दोनों पास पास आएंगे। अब पास पास जब आएंगे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये दोनों ज्वाइन होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये कहाँ पे हो रहे हैं, जाइगोटिंग स्टेज में हो रहे हैं ये। और ये दोनों कैसे अटैच हो रहे हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अटैच हो रहे हैं। अब देखो इसको हम बोलते हैं क्या, बाइवेलेंट या टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। अब बाइवेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम है ये 2 प्रेजेंट है, मतलब ये एक क्रोमोसोम हो गया एंड ये एक क्रोमोसोम हो गया, तो मतलब 2 है। बाई मतलब क्या होते हैं, 2 होते हैं। सो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बाइवेलेंट। अब टेट्राड क्यों बोलते हैं, टेट्राड मतलब क्या होते हैं, 4 होते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, मतलब 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। एंड दैट इज द रीजन इसको हम बोलते हैं क्या, टेट्राड। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। सो ये हो गया क्या, जाइगोटिन। अब नेक्स्ट स्टेज आएगा क्या, पैकाइटिन। सो पैकाइटिन के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था, अब ये माइक्रोस्कोप के अंडर क्लियरली हम देख सकते हैं। सो बाइवेलेंट इज क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। एंड यहाँ पे क्या होगा, जब पास पास आएंगे तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल इस पे ट्रांसफर होगा, मतलब दोनों का दोनों पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। सो ये क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में 2 मार्क्स में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दैट मीन्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक क्रोमोसोम है एंड ये एक क्रोमोसोम है। अब इन दोनों क्रोमोसोम के बीच क्या हो रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहे हैं। अब इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है एंड इसका जो क्रोमैटिड्स है, दोनों तो अलग अलग है। सो इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम है, सो इसका ये क्रोमैटिड है एंड ये क्रोमैटिड है, ये दोनों हो गए क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट लेकिन अगर दो अलग प्रेजेंट होंगे, सो इसका क्रोमैटिड एंड इसका क्रोमैटिड क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे हो रहे हैं, दोनों जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहे हैं। एंड जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो हमने देखा। सो क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एंजाइम रिकॉम्बिनेस के थ्रू ये चीज़ हो रहे हैं। अब नेक्स्ट फेज जो आएगा वो आएगा क्या, डिप्लोटिन।
एंड डिप्लोटिन में क्या होगा, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स उसका डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्या होगा, यहाँ पे डिसाइनेप्सिस होगा। एंड पहले क्या हुआ था, साइनेप्सिस, मतलब क्या हुआ था, दोनों पास आए थे एंड पेयरिंग हुआ था। अब इस फेज में क्या होगा, डिसाइनेप्सिस, मतलब क्या होगा, जो पास पास आए थे वो जो साइनेप्सिस हुआ था वो छोड़ने लगे, मतलब वो दूर जाने लगेगी। सो इसको हम बोलते हैं क्या, डिसाइनेप्सिस। एंड यहाँ पे क्या होगा, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होगा वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे, बट हर जगह से सेपरेट हो जाएंगे, बट एक जगह छोड़ के वो चीज़ें सेपरेट होंगी। मतलब देखो, जो दो होमोलोगस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम था वो क्या किए थे, वो साइनेप्सिस के थ्रू पास में आए थे। देन क्या हुआ था, देन क्रॉसिंग ओवर किया था। एंड क्रॉसिंग ओवर जब किया था वो एक फेज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डिसाइनेप्सिस हो रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं। लेकिन जब दूर जाएंगे एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे वो दूर नहीं जा सकेंगे। सो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब क्रॉसिंग ओवर का एक पॉइंट जहाँ पे वो अटैच रहेंगे, उसको वो नहीं छोड़ सकते। सो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कायस्माटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम में ये क्रोमोसोम हो गया एंड ये क्रोमोसोम है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। पिछले वाले डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा क्रॉसिंग ओवर हुआ था। सो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था इस पोजीशन पे क्या होगा, वो अलग नहीं हो पाएंगे, मतलब वो साथ में प्रेजेंट रहेंगे। एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये एक टाइप का बन रहे हैं, ये एक बन रहे, ये एक बन रहा है, ऐसे करके। सो इसको क्या बोलते हैं, एक सेल्फ स्ट्रक्चर। मतलब जो कायस्माटा होते हैं ये एक सेल्फ स्ट्रक्चर होते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, डिप्लोटिन। अब नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो क्या है, वो है डायाकाइनेसिस। सो डायाकाइनेसिस में क्या होगा, जो मतलब कायस्माटा जो फॉर्म हुए थे उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। मतलब वो फॉर्म हुए थे बट वो भी अब नहीं रहेंगे, मतलब टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। देन क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे। क्यों, अब नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज आने वाले हैं। सो मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम को जो बीच में लाना होगा, किसके थ्रू लाते हैं हम, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू लाते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसलिए स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन ये क्या होगा, मेटाफेज में ट्रांजिशन हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोफेज का लास्ट स्टेज है। सो अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, मेटाफेज 1 आएगा। सो मेटाफेज 1 का पहला क्या होगा, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम था। अब बाइवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, बाइवेलेंट क्रोमोसोम। सो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे डायग्राम में देखो, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है ये इक्वेटर में आ गया। एंड क्या होगा, इक्वेटर में जब आ रहे हैं तो डबल मेटाफिजिक प्लेट फॉर्म हो रहे हैं। मतलब पहले जब माइटोसिस केस में हमने क्या देखा था, एक ही मेटाफिजिक प्लेट फॉर्म हुए थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एंड सो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बीच में आ रहे हैं, मतलब डबल मेटाफिजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहे हैं। एंड क्या हो रहे हैं, ऊपर मतलब सेंट्रियोल तो प्रेजेंट है, जैसे ये एक सेंट्रियोल है, यहाँ एक सेंट्रियोल है। अब सेंट्रियोल से क्या होगा, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सो ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि एक क्रोमोसोम में दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। सो यहाँ भी सेम चीज़ हो रहे हैं, मेटाफेज में क्या हो रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर आके, मतलब स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल आके यहाँ पे बीच में अटैच हो रहे हैं। सो ये हमने देख लिया क्या, मेटाफेज। मेटाफेज का सिंपल काम क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम थे वो बीच में आ गए एंड डबल मेटाफिजिक प्लेट का फॉर्मेशन किया एंड वहाँ पे अटैच हुए क्या, स्पिंडल फाइबर। अब नेक्स्ट जो आएगा फेज वो क्या होगा, वो होगा एनाफेज 1। सो एनाफेज 1 में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, जैसे ये एक क्रोमोसोम था एंड ये क्रोमोसोम है। सो ये जो दो क्रोमोसोम डबल मेटाफिजिक प्लेट में थे वो क्या होंगे, वो सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे एंड वो ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लगेंगे। वही मैंने लिखा कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड ऑपोजिट पोल्स की ओर मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे कोई भी सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहे हैं। जैसे माइटोसिस के केस में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट था, वहाँ के दो प्रेजेंट नहीं था। सो वहाँ पे क्या हो रहे थे, वहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो रहे थे।
बट यहाँ पे मियोसिस 1 के केस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जब मेटाफेज 1 आया, मतलब मेटाफेज के बाद एनाफेज आया, सो जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट था वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, कहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहे हैं, कहाँ पे क्रोमैटिड का सेपरेशन हो रहा है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। एंड क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सिस्टर जो क्रोमैटिड्स है वो स्टिल अटैच्ड है। जैसे कि एक अगर क्रोमोसोम होगा तो सिस्टर क्रोमैटिड तो अटैच होंगे ही। सो ये हो गया क्या, एनाफेज 1। अब नेक्स्ट जो फेज आएगा वो क्या है, वो है टेलोफेज 1। एंड टेलोफेज 1 के केस में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या होंगे, वो फिर से रीअपियर होना स्टार्ट करेंगे। तो यही मैंने लिखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस है वो फिर से रीअपियर होना स्टार्ट करते हैं। एंड साइटोकाइनेसिस जैसे होते हैं वैसे होते हैं, मतलब क्या हो रहा था, यहाँ बीच में फारो फॉर्मेशन होते हैं, साइटोकाइनेसिस 1 आया, देन फारो फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ एक बन गया और ये एक बन गया। देन नेक्स्ट स्टेज जब आएगा मियोसिस 2 करेंगे, देन ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, एंड फाइनली क्या बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, हमारा मियोसिस 1। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होते हैं, सो इतने सारे चीज़, मतलब सेल देखो कितने सारे चीज़ें की, पहले लेप्टोटीन में गया, देन जाइगोटीन आया, देन पैकाइटिन आया, प्रोफेज 1 में इतने सारे चीज़ें हो गई, देन मेटाफेज में इतने सारे चीज़ें आ गई, एनाफेज में इतनी सारी हो गई। अब क्या होंगे, सेल इतने सारे काम करते करते बहुत ही थक गए होंगे। अब अगर हम थक जाते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है, हमको रेस्ट चाहिए होता है। सो सेल भी सिमिलरली क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं, एंड उस फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। सो यहाँ पे इंटरकाइनेसिस में क्या होगा, ये एक स्टेज है या गैप है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में, जहाँ पे क्या होते हैं, एंड ये बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि हम जब हमारे दिमाग में जब रहते हैं कि आगे चल के हमें और भी काम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम रेस्ट पे लेते हैं बट थोड़ी टाइम के लिए लेते हैं। सो सेल भी ऐसे ही करते हैं, मतलब वो सेल रेस्ट तो लेंगे लेकिन थोड़े टाइम के लिए लेंगे। सो इंटरकाइनेसिस क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए। देन क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। मतलब देखो यहाँ सेल रेस्ट में है बट कुछ कुछ काम सेल अभी भी कर रहे हैं। मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे काम में आएगा। सो यहाँ पे मेनली क्या हो रहे हैं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहे हैं, एंड क्या हो रहा है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहे हैं। बट यहाँ पे कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, एंड कोई भी हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं। सो ये चीज़ याद रखना है। सो ये हमने देख लिया क्या, इंटरकाइनेसिस के बारे में। सो सेल रेस्ट कर लिए, सेल बहुत थक गए थे, सो रेस्ट कर लिए, अब फिर से सेल आ गया काम की मोड पे। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 में क्या होगा, सबसे पहला चीज़ क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस 2। सो कैरियोकाइनेसिस मतलब सेम चीज़ जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। सो सेम चीज़ जैसे कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या था, प्रोफेज 1 था, फिर मेटाफेज 1 था। सिमिलरली ये यहाँ जैसे कि ये मियोसिस 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज 2 होंगे। जैसे यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 1 था तो ये होगा क्या, कैरियोकाइनेसिस 2। एंड सिमिलरली इसका जो स्टेप होगा उसमें भी सारी चीज़ में 2 आएगा, वो तो सिंपल है। सो जो प्रोफेज 2 होगा, प्रोफेज 2 में क्या होगा, एंड ये जो मियोसिस 2 के जो प्रोसेस है ना, ये पूरा माइटोसिस के सिमिलर है। मतलब माइटोसिस में हमने जो भी पढ़ा था, मतलब जो प्रोसेस थे, एंड यहाँ पे मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। सो मियोसिस 2 के केस में क्या होगा, प्रोफेज 2 में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो गए, एंड क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो कम्पैक्ट होते हैं। क्या हुआ था, जब रेस्ट में गए थे, जब सेल रेस्ट में चले गए थे, मतलब इंटरकाइनेसिस में, सो क्या होता है, रेस्ट का जो इफेक्ट है वो अभी भी थोड़ा सा है। जैसे होता है ना, हम अगर पढ़ने लग जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते अगर हमारे कोई फंक्शन आ जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शन का हो या कोई भी फंक्शन आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम पढ़ना वढ़ना छोड़ देते हैं। सो क्या होता है, उस मूड से फिर पढ़ाई के मूड में आने के लिए थोड़ा सा काम करना होता है ना। सो वही चीज़, सेम चीज़ सेल की केस में भी वही हो रहे हैं। जब सेल रेस्ट में चले गए थे
तो सेल का जो क्रोमोसोम एकदम कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्ट के फॉर्म में थे, वो थोड़ा सा ऐसे ढीले पड़ गए थे। सो ऐसे जैसे क्रोमैटिड में था ना, ऐसे ढीले पड़ गए थे। सो यहाँ पे जब प्रोफेज 2 में आएगा, सो क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो अगेन कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, मतलब अगेन काम में आ जाएंगे, सेम चीज। सो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोफेज 2 के केस में जो क्रोमोसोम है वो हम क्या हो गया, कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन हो गया। देन नेक्स्ट जो स्टेज आएगा वो क्या होगा, मेटाफेज 2। सो मेटाफेज 2 के केस में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटर पे आ जाएंगे, मतलब सेम चीज जैसे कि माइटोसिस के केस में भी था, वहाँ भी एक क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, यहाँ भी एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सो वो क्रोमोसोम कम्पैक्ट हो गए, देन क्या होंगे, मेटाफेज में बीच में मतलब इक्वेटर में आ गए। अब जब इक्वेटर में आ गए तो क्या होगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे कहाँ पे, काइनेटोकोर में। क्रोमोसोम में कहाँ दो काइनेटोकोर प्रेजेंट रहते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटोकोर में जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो जाएंगे, एंड देन ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा क्या, मेटाफेज 2। अब नेक्स्ट जो स्टेज आएगा वो आएगा क्या, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, ये यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे कितना क्रोमोसोम था, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, लेकिन बीच में क्या है, एक ही प्रेजेंट है। सो एक मतलब अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे जैसे हमने पहले बताए थे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे क्या है, एक ही प्रेजेंट है। सो कोई भी पेयर प्रेजेंट नहीं, कहने का मतलब है कोई भी पेयर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक ही प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज 2 के केस में ये जो बीच में जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाएंगे, एंड जब स्प्लिटिंग हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, एंड दोनों क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लगेंगे, एंड क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है वो छोटा हो जाएंगे। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लगेंगे, एंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा क्या, एनाफेज 2। अब नेक्स्ट जो आएगा फेज वो क्या होगा, वो होगा टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में केस में क्या होते हैं, जो 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फिर से जुड़ जाते हैं, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गए थे वो फिर से रीअपियर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये अलग हो गए एंड ये अलग हो गए। देन क्या होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस के थ्रू फिर ये अलग बन जाएंगे एंड ये अलग बन जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, हमारा मियोसिस का पूरा प्रोसेस। हमने मियोसिस 1 देख लिया एंड मियोसिस 2 भी देख लिया। अब देखो जैसे हम पढ़ रहे थे कि मियोसिस में क्या होते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। क्या क्या वो वहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे अच्छे से मैंने दिखाया कि देखो ये क्या था, ये एक क्रोमोसोम था जो कि मैटरनल था, मतलब क्या कहाँ से आया था, मादर से आया था, एंड एक क्या था, पेरेंट से आया था, मतलब पापा से आया था। ये मैटरनल हो गया एंड ये पैटर्नल हो गया। अब इसके बाद जब सेल साइकिल में एंटर हुए, सेल साइकिल में सबसे पहला स्टेज क्या था, G1 फेज। G1 फेज जब आए तो क्या हुआ था, वहाँ पे सेल ग्रो किए थे। देन हमारा क्या आया, एस फेज आया, जहाँ सेल क्या किए थे, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, जैसे इसकी वजह से क्या हुआ था, इसका दो बन गए, मतलब क्रोमोसोम 2 बन गए, एक 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए। देन उसके बाद क्या आया, उसके बाद G2 फेज आया, एंड G2 फेज के बाद क्या आते हैं, एम फेज आते हैं। अब एम फेज हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं माइटोसिस जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, एंड अभी हम देख रहे थे क्या, मियोसिस। मियोसिस 1 आया। मियोसिस 1 में क्या हुआ, सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम था, ये होमोलोगस पेयर था, ये पहले सेपरेट हुए। ये जब सेपरेट हो गए, इस कैसे सेपरेट हुए, यहाँ पे हमने सारे प्रोसेस देख लिए कि प्रोफेज 1 में 2 प्रेजेंट था, देन ऐसे ऐसे फिर कंबाइन हुए, देन क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये सारी चीज़ें करके जब साइटोकाइनेसिस हो गए, देन क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसे बन गए, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने दिखाया, ऐसे बन गए, एंड ये एक ऐसे बन गए। क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस 1 के बाद 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए। अब नेक्स्ट जो स्टेज आया वो क्या आया, वो मियोसिस 2 आया। अब मियोसिस 2 के भी हमने सारे स्टेजेस देख लिए। मियोसिस 2 में क्या होते हैं, मियोसिस 2 कितने बार होते हैं, 2 बार होते हैं। क्यों ऐसे 2 बार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद जो क्रोमोसोम थे वो कितने थे, वो 2 थे। इस यहाँ पे एक बार मियोसिस 2 हुआ एंड यहाँ पे एक बार मियोसिस 2 हुआ, एंड मियोसिस 2 के बाद कितने बने,
यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ, सारी चीज़ें हो गई, देन ये क्या बन गए, ये एक क्रोमोसोम बन गए एंड ये एक क्रोमोसोम बन गए। सिमिलरली इसका भी ये एक क्रोमोसोम बन गए एंड ये एक क्रोमोसोम बन गए। एंड यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है मियोसिस 2 के केस में। एंड हमारा क्या बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिप्लॉयड था एंड यहाँ पे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड बन रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन, इसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन। सो ये हो गया क्या, पूरा मियोसिस। अब मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब जैसे माइटोसिस का भी सिग्निफिकेंस था, सो ऐसे ही मियोसिस क्या होते हैं, मियोसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैमेट के फॉर्मेशन होते हैं, मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी आते हैं। क्यों जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या था, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज था। सो यहाँ पे ये चीज़ हो रहे हैं। सो ये क्या है, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाते हैं एंड गैमेट का फॉर्मेशन हो रहे हैं। मतलब क्या है, जब सेल मियोसिस के थ्रू आधा बन जाएंगे, फिर दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो वो नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर मियोसिस नहीं होता तो सेल वो क्या होते, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाते, फिर उसका जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाते, डबल हो जाते, जो कि पॉसिबल, मतलब वो भी खतरनाक चीज़ है। सो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जब स्पर्म सेल है वो 46 से जब मियोसिस के थ्रू 23 बने, देन एक सेल भी 23 बने, दोनों का फ्यूजन बन हो गया, जाइगोट बने, तो उसका सेल का जो नंबर है वो 46 ही रहा, मतलब बढ़े नहीं। सो इसकी वजह से ये मियोसिस का जो है सिग्निफिकेंस हो गया। यहाँ पे हमारा पूरा मियोसिस कंप्लीट होता है। अब मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसको रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि एक पेज में मैंने सारे मियोसिस जो है कंप्लीट कर दिया है। जैसे पहले माइटोसिस को मैंने पूरा एक पेज में कंप्लीट किया था, मतलब अगर सेल साइकिल तुम इन 2 पेज पढ़ लोगे ना तो पूरा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। सो अब मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो आई होप कि ये सेल साइकिल एंड डिवीज़न का 1 शॉट सीरीज़ तुम्हें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ऐसे सीरीज़ और किस चैप्टर की तुम्हें चाहिए, सो दैट आई कैन मेक ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।